अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं उसाफ रमज़ान की खुसूसी नशियात। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। और आज के इस नए प्रोग्राम के साथ, नई नशियात के साथ मैं हूं हसन लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज 17 रोजे हो गए और पता ही नहीं चला। और बिल्कुल 12 अब पीछे 13 रोजे रह गए हैं। जिस तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और जैसे जैसे हम रोज़ाना आपके सामने हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ लेकर आते हैं। कभी हम डाइट के हवाले से बात करते हैं, कभी हम शुगर के हवाले से कोई गेस्ट लेकर आते हैं, वो उस हवाले से आपको डाइट बताते हैं। लेकिन आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो कि बताएंगे आपको कि किस तरह की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, कंडीशनल ट्रेनिंग क्या है, और बहुत कुछ आज आपको सीखने को, समझने को मिलने वाला है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदे तौर पर आगाज़ करते हैं हम, जैसे कि आपको पता है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको पेश करने के लिए सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तलहा ज़ुबैर साहब। आप फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद मेहदी अब्बास साहब। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट की गज़ल जब भी बात आती है ना, तो फिजियोथेरेपी का एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पाकिस्तान में सीरियस नहीं समझा जाता। अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों की बात करेंगे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी को तो इसी तरह समझा जाता है जिस तरह आप हर 2-3-4 दिन बाद बार्बर शॉप में खत करवाने जाते हैं ना, इस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाया जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर हमें कम नजर आता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद मेहदी अब्बास साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम आपकी जो क्या कहते हो एक्सपर्टीज हैं उनके हवाले से बात करें, स्पेशली हमें ये बताइएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है फिजियोथेरेपी का पाकिस्तान में, ये क्यों इतना ज़्यादा कम है? हम फिजियोथेरेपी को इतना ज़्यादा लाइट क्यों लेते हैं? हम उस तरफ जाने की जस्तजू नहीं है या फिर तमन्ना नहीं है? हम डॉक्टर्स की तरफ तो रहते हैं लेकिन फिजियोथेरेपी को बहुत लाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहली बात कि अगर हमारे मुल्क में इसको बहुत लो लेवल पे समझा जाता है तो उसकी वजह यह है कि हमारे बड़ों की गलती है। इसको इंट्रोड्यूस ही सही तरीके से नहीं कराया गया। अभी हमारे पास पाकिस्तान में जो इक्विपमेंट्स हैं और जो फिजियोथेरेपी चल रही है, ये पूरे वर्ल्ड से हम 15-20 साल पीछे हैं। ओके। अब मेरे पास इस एज में अगर एक दिन के अंदर 100 से 150 मरीज आ रहा है तो वो रेफरल बेस पे आ रहा है, क्योंकि मैंने एक ठीक किया है तो दूसरा और मरीज वो अपने साथ और मरीज लेकर आता है। मैंने बेसिकली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की है कंडीशनल ट्रेनिंग। इसके अंदर एडवांस फिजिकल थेरेपी है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे देखता था कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, पाकिस्तान में कोई इंजरी हो रही है तो ठीक नहीं हो रहे, वो तो अभी भी नहीं होते। जी हाँ, वो दूसरी कंट्रीज जाते हैं, यूके, दुबई, उधर रिहैब करते हैं। सर उनको एनसीए में रिहैब करवाने के लिए जब जो जाते हैं ना, बिल्कुल उनका पेस खत्म हो जाता है, उनका बाजू उसी तरह का रह जाता है, तो यहाँ पे वो फिर रिस्क भी नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा। मैं खुद जो हूँ L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज का शिकार बना। अच्छा। एक एक्सीडेंट में तो मैं भी घूमना शुरू हुआ डॉक्टर्स के पास, वालदैन लेके जाने लगे। मैं ग्रेजुएट हो चुका था। अच्छा। जिस डॉक्टर के पास जब उन्होंने कहा ऑपरेट होगा, काफ़ी फिजियोस के पास भी गया, और फिर उन्हीं दिनों में मैंने देखा कि हसन अली दुबई जाके रिहैब करा के ठीक होके वापस आके क्रिकेट उसने स्टार्ट की। तो मैंने स्टडी स्टार्ट की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान में ये लोग ठीक नहीं हो रहे बिना ऑपरेशन के। बिल्कुल। और ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। ऑपरेशन मेरे पास 3 ऑपरेशंस के बाद भी पेशेंट आ रहे हैं जिन्होंने जर्मनी, यूके या और काफ़ी सारी कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से कराए हुए और यहाँ पर आके हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जब मैंने ये देखा कि ये लोग बाहर जाके ठीक हो रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहे, तो मैंने स्टडी स्टार्ट की और अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। एक बात ऐड करूँगा कि जब मैं इस इंजरी का शिकार हुआ, मैं 2 हफ्ते बेड से नहीं हिला। अच्छा। और मेडिसिन, पेन किलर्स, हर जगह से मुझे ऑपरेशन ही बताया जा रहा। तो मैंने स्टडी जब स्टार्ट की और मैंने देखना शुरू किया कि ये लोग बाहर जाके क्यों ठीक हो रहे हैं, और वो स्टडीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दी। मैं लेटा हुआ था, लेटने से बैठने पे आ गया, बैठने से खड़े स्टैंडिंग स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी वॉक स्टार्ट हुई और मैंने दोबारा वेट उठाना शुरू किया। जिन भी डॉक्टर्स के पास मेरे वालदैन मुझे लेके गए, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, ड्यूरिंग डिग्री मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी ऑपरेशन के बाद भी ये 10 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता। अच्छा। आज मैं 150 पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ और 150 बंदे को मैं जिम करा रहा हूँ। वाह। बहरहाल उस टाइम मैं समझा मेरे पे अजाब आ गया या क्या हुआ, अल्लाह मेरे से नाराज़ है, लेकिन अल्लाह मुझे एक सबक दे रहा था कि ताकि आप दूसरों के लिए जरिया बनो। दूसरों के लिए जरिया बनूँ। जब मैं खड़ा हो गया और मैं उन डॉक्टर्स के पास गया जिन्होंने मुझे ऑपरेशन का कहा, उन लोगों ने मेरे सारे टेस्ट किए और
लेग उठाएं, ये सब कुछ करें, कहीं इम्पिंजमेंट नहीं, मैं बिल्कुल ओके था। और अभी मैं वेट लिफ्टिंग भी करता हूँ, वेरी गुड। अपने बच्चों को भी गोद में लेके घूमता हूँ। और मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मैं सबसे एक वादा करता हूँ कि एक तो इस पेन की रीअकरेंस नहीं होगी, और जितना वेट आप कहेंगे मैं आपसे उठवाऊंगा। वेरी गुड। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे भी आपने कहा कि आपने स्टडी स्टार्ट की, अपना सफ़र बताया, जिस तरह से आप रिकवर हुए, अब पेशेंट्स को भी आप ट्रीट करते हैं, तो ये तकरीबन कितना वक्त लग जाता है इस सारी सूरत हाल में? और स्पेशली ये जो इनका कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, जो कंडीशनल ट्रेनिंग conditional का आपने training नाम के तो हवाले लिया, से। जी हाँ। लेकिन ये है क्या, इस हवाले से तो मैं बताइए। आपको समझाता हूँ। जब मेरे पास पेशेंट्स आना शुरू हुए, कि जब मैं अपने उससे गुजरा एक प्रोसेस से, मुझे फीलिंग हुई कि ये बंदा, इसकी ये कंडीशन है तो इतने दिन में ये ठीक हो जाएगा। और वाकई तौर पे वो ठीक हो जाता था उतने दिन में, क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से गुजरा था। अब कंडीशनल ट्रेनिंग क्या है? कंडीशनल ट्रेनिंग ये है कि मैंने कैबिन्स वाली फिजियो मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि पेशेंट आए और मशीन्स लगें, 2-4 हीट वगैरह दें और वो चला जाए। मैंने पेशेंट को जो 50 प्लस भी हैं, 60 प्लस को भी मैं जिम लेके गया हूँ, और डॉक्टर्स को भी मैं जिम एंटर कराया। कंडीशनल ट्रेनिंग फिजियोथेरेपी एंड जिम का कॉम्बिनेशन है। सही, ठीक है, सेशन साथ साथ चलेंगे। हाँ, शुरू में मैं एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ जब तक नर्व इम्पेंज है, कमर में नस या नर्व दबी हुई है। वो आज़ाद करके, और उसको आज़ाद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जब मैं बीमार था या मैं इंजरी में था, तब मेरे पास ये मशीन्स नहीं थी। ये अभी एडवांस हो गया। जी हाँ, अभी 6 मंथ्स पहले BTL कंपनी है, वर्ल्ड की रिनोन कंपनी है फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट में, जिसमें रोनाल्डो, नेमार, बड़े बड़े फुटबॉलर्स जिनके इनके पर्सनल रिहैब्स हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ BTL का इक्विपमेंट काम चलता है। वो किसी और मशीन पर रिलाय नहीं करते हैं। ये वर्ल्ड नंबर 1 फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट है। और उनके भी अगर पाकिस्तान में किसी के पास मशीन्स हैं तो 15 साल या 20 साल पुराने मॉडल हैं। तो उसकी वो चीज़ नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो अक्सर लेटेस्ट तो लोग मेडिसिन को भी प्रेफर करते हैं, तो क्या इसके साथ आप लोग मेडिसिन के लिए भी करते हैं रिकमेंड? 99% पेशेंट विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी ठीक हो सकता है। अच्छा, ठीक है, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि मेरे पास 2 से 3 ऑपरेशंस के बाद भी लोग आए हैं जिन लोगों ने UK, जर्मनी इधर से ऑपरेट कराया है। लोग इस चीज़ को समझते नहीं। मैं थोड़ी सी चीज़ एक ऐड कर दूं इसमें। 99% ऑफ MRIs के अंदर क्लियर कट लिखा होता है कि स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन ड्यू टू मायोस्पैज्म या स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन ड्यू टू मायोस्पैज्म। क्या है और क्यों है, सब कुछ लिखा हुआ है। और रिपोर्टिंग हमेशा इंटरनेशनल क्राइटेरियाज पे होती है। अच्छा, अब ये चीज़ टॉप पे लिखी होती है कि स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन ड्यू टू मायोस्पैज्म। मैं सिर्फ इसके साथ चिपका रहता हूँ, मैं सिर्फ इस पे काम करता हूँ, क्योंकि ये रूट कॉज है। अब डॉक्टर्स भी कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाते हैं, मरीज भी कॉम्प्लिकेशन में पड़ता है। उस लाइन के बाद नीचे लिखा होता है जी कि L4 L5 में बल्ज है, L5S1 में बल्ज है, या सर्वाइकल के किसी डिस्क में बल्ज है। मैं उस पे पेशेंट का भी फोकस नहीं करता हूँ, मैं अपना भी नहीं करता हूँ। शॉर्टली ये बताइएगा कि आपने स्टार्ट में बताया था कि आप स्पाइन की अगर बात की जाए, फिर शटिका की बात की जाए, उसमें आप बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उस हवाले से किस तरह का इलाज होता है मरीजों को, उसके बाद फिर हम नाम सुनेंगे। जी हाँ सर, मैं उसी का अर्ज कर रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन पे काम करता हूँ। जब आपके मसल्स हैं जो स्पाइन के साथ अटैच हैं और आपके पेल्विस के साथ अटैच हो रहे हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ हमारी मूवमेंट कराना नहीं है। इनका काम हमारे स्पाइन का कुछ लोड, कुछ % ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पेल्विस में शिफ्ट करना है। जब इनमें स्पैज़म होता है तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है, लचक खत्म हो जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनको एक्टिव करता हूँ, स्ट्रेंथन करता हूँ, और वो लोड दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता हूँ। जो डिस्क पे पड़ रहा होता है वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डिस्क अपनी जगह पे जाती है, और जो नर्व को इम्पिंच कर रही होती है वो खत्म हो जाता है, तो शैटिका रहता ही नहीं। चलें जी, क्या वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम चलेंगे सस्ता बाजार की जानिब, जहाँ पर हमारे रिपोर्टर अरशद शाद मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे है। और सस्ता बाजार में जाना इस वजह से भी ज़रूरी है कि हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई की सताई अवाम सस्ता बाजार का रुख कर रही है, लेकिन एक्चुअल में गजल पोजीशन जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सस्ता बाजार रियली में सस्ता है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में आप जाइए गजल, तो आपको सुपरमार्केट भूल जाएगी। इतने ज़्यादा वहाँ पे महंगाई भी है। और स्पेशली अगर लंडा बाजार की बात की जाए तो वहाँ पे ब्रांड के जो जूते होते हैं ना, वो देख के तो जो हमारे खान भाई हैं उसकी कीमत वो ब्रांड वाली कर देते हैं। एग्जैक्टली। चलें जी, चलते हैं जी। अरशद शाद साहब, बताइएगा क्या हालात हैं इस वक्त सस्ते बाजार के?
जी बिल्कुल, मार्केट की मैं आपको क्या सूरत हाल बताऊं। जैसे ही माह सयाम शुरू हुआ है, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा अपनी प्रोजेक्शन की है कि वो अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें, खुसूसन जिनमें फल और सब्जियों की कीमतें हैं, वो काफ़ी कम कर रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज मैंने मंडी का विज़िट किया जहाँ से होल सेल पर चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको कुछ चंद सब्जियों के बता दूँ जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। टमाटर हर हांडी का लाजमी जुज़्व है। इसकी जो कीमत ख़रीद है होल सेल मंडी में वो 100 रुपये फ़ी किलो है, जबकि यहाँ पर हुकूमत की जो फ़रोख्त वाली लिस्ट है उसमें जो लिखा गया है वो 58 यानी कि 58 रुपए किलो। दुकानदार को 42 रुपए फ़ी किलो नुकसान हो रहा है। अगर हम प्याज की बात करें, ये भी हर हांडी का सलाद का अहम जुज़ है, तो जो प्याज है वो 60 रुपए फ़ी किलो खरीद है, जबकि हुकूमत की जो रेट लिस्ट है उसमें 43 रुपए फ़ी किलो लिखा गया है। दुकानदार को 17 रुपए नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से मिर्चें, आलू, लहसुन, अदरक, हर शय में दुकानदार को नुकसान हो रहा है। तो ये हुकूमत जो है वो रिलीफ कैसे फ्राहम कर रही है? सिर्फ तहरीरी है, जो इनकी रेट लिस्ट है उसके ऊपर रिलीफ है, लेकिन दुकानदार जो है वो नुकसान में जा रहे हैं इस वक्त। जी ठीक है अरशद, मुझे ये भी बताइएगा कि जब इतना नुकसान हो रहा है तो ये दुकानदार दुकानें क्यों नहीं छोड़ देते? मतलब फिर काम करने का क्या वजह है? मुझे ये तो बताएं। जी हसनैन, दुकानदार जो है उनकी मजबूरी है, जाहिर सी बात है, उन्होंने कारोबार तो करना ही है। मेरे साथ भी कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे डायरेक्टली पूछते हैं। जी ये बताइएगा, जब आपको नुकसान हो रहा है हर सब्जी के पीछे, तो फिर आपने स्टॉल क्यों लगाया, आप बंद क्यों नहीं कर देते? असल में बात इस तरह है कि हम जो है ना माल रात को ख़रीदते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि शायद रेट सुबह अच्छा लग जाए, माल ले लेते हैं, फिर जो है यहाँ पे जब लेके आते हैं तो रेट सुबह और होता है, हमें मजबूरन फिर बेचना पड़ता है। जारी बात है, नुकसान पे मंडी पे कर्ज़दार हो गया हम। फिर बहुत चीज़ें ऐसी है जो हम रेट पे लेके आते हैं, हमारे जहन में ये है कि भाई ये रेट पे वारा करें, लेकिन वो बिक नहीं रही। खसूसन ख़ास तौर पे इनके स्पेशली आजकल जो रमज़ान का मौसम है, लोग नई चीज़ खाने का उनका दिल करता है या खाते हैं। टमाटर जो है वो लाजमी है, वो तो है ही नहीं आजकल बाज़ार में। भिंडी हो गया, तोरी, शिमला मिर्च, ये जो चीज़ें ये इस्तेमाल होती हैं नहीं, क्योंकि नई सब्ज़ी है तो उसके रेट बिल्कुल ही नामुनासिब है। आप बाज़ार में चक्कर लगाएं, आपको सिर्फ बंद गोभी, चुकंदर या इस किस्म की चीज़ें मिलेंगी। वो हम लोग क्या करते हैं, आधी बेचते हैं, आधी हमको फेंकनी पड़ जाती है। नुकसान है, ज़ाहिर बात, अगर हम स्टॉल नहीं लगाते तो स्टॉल कैंसिल होने का ख़तरा है हमें। और इसके अलावा भी जो है ना अपना नुकसान कर रहे हैं लगातार, जो है मंडी के कर्ज़दार हो रहे हैं, मंडी के पैसे हम खाई जा रहे हैं, ये हमारा मसला है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि दुकानदार कहते हैं कि अगर हम स्टॉल नहीं लगाते हैं तो स्टॉल कैंसिल होने का खतरा है, अगर लगाते हैं तो नुकसान हो रहा है, तो दोहरी परेशानी का शिकार हैं। जी अरशद, ये भी बताएं कि क्या आपने अब इस सूरत हाल के बाद दुकानदारों के नुकसान और रेट लिस्ट के मामले पर इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है? उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल गज़ल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी इंतज़ामिया से इस हवाले पे बातचीत हुई। जो सेक्रेटरी हैं, जो सब्ज़ी मंडी के सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने एक अपने अफसर जिनका नाम सलीम साहब है, उनका बता दिया कि जो हमारी रेट लिस्ट है वो फ़ाइनल करते हैं। सलीम साहब के पास मैं गया, उनसे वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे, फिर हमारा उनसे टेलीफोनिकली रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मजाज नहीं हूँ कि आपको बताऊँ कि किस तरीके से रेट लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि ये सारी जितनी भी ख़राबी हो रही है, जो दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, जो ये सारा मिसहैप हो रहा है, सिर्फ रेट लिस्ट की जो है वो नाकिस तरीके से बनाए जाने पर हो रहा है। तो जब हमने उनसे सवाल किया कि आपका रेट लिस्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताने का मजाज नहीं हूँ, ये हमारी वो इंतज़ामिया है जो रिलीफ देने के दावे कर रही है। आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ उस तरीके से नहीं मिल रहा, क्योंकि या तो क्वालिटी वैसी नहीं है और यहाँ पर जो म्यारी जो ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें वो भी यहाँ पर नहीं है, और जो दुकानदार हैं वो भी रो रहे हैं कि हम 40 सालों में इतना कभी नुकसान नहीं हुआ जितना हमें गुज़िश्ता 10 दिनों में हो चुका हुआ है। जी थैंक यू सो मच। अरशद हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस वक्त हमें बता रहे थे कहाँ के हालात, जी सस्ते बाजार के हालात, और सस्ते बाजार के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं, और स्पेशली जो महंगाई की पिसी आवाम है उसके लिए सस्ता जाना भी अब महाल हो चुके हैं। दुकानदार कुछ और स्टोरी बता रहे हैं, आवाम कुछ और स्टोरी बता रही है। अब हम क्या ही बात करें, आपने तो खुद उनकी ज़बानी सुन ली है। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन औज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी हसनैन और गज़ल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोथम रमज़ान दस्तरखाने औज़ाफ़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फ़ातिमा, और हमारी प्यारी सी शेफ़ आयशा आज पहले ही हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बिजी लग रही हैं। कश्मीर कुकिंग ऑयल, मरहबा और रोज़ पेटल ने हमारा साथ दिया है दस्तरखाने औज़ाफ़ को आप तक पहुँचाने में। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसी है रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रोज़ा अच्छा गुजरा आपका? बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तभी मैं बोल नहीं सक रही थी इतना। आज बताएं क्या बनाएंगी दस्तरखाने औज़ाफ़ में? आज हम बनाएंगे हरी मिर्च कीमा और खीर बनाएंगे। कीमा और खीर पहले, अच्छा खीर बनाएंगी क्योंकि ऑफ कोर्स खीर को ठंडा होने के लिए रखेंगे हम। क्या किया था खीर को के लिए ना, आप बात कर रहे थे
मैंने 1.5 लीटर दूध इसमें डाला था और 1 चुटकी ज़ाफ़रान का गरम करने को रखा है, थोड़ा सा ही पक जाएगा। ज़ाफ़रान कलर छोड़ेगा अपना, नहीं थोड़ा थोड़ा आहिस्ता 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 बहुत लाइट कलर आएगा। लेकिन मैंने दूध को पहले गर्म करने रख दिया। अच्छा, अब ना मैंने जैसे शीर खुरमा का बताया था आपको, मिक्सचर बना के रख लें, ऐसे ही आप ये खीर मिक्स बना के रख सकते हैं। 1 लीटर दूध है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपने 125 ग्राम चावल लिए कच्चे, उनको बॉईल नहीं करना है। उसमें आपने डालनी है 1 कप चीनी और 4 से 5 इलायची और पिस्ते, बादाम, जो भी नट्स आपको पसंद है वो, काजू, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो सब डाल के उसका एक मिक्सचर बना के आपने ऐसे बॉक्स भर के रख लेना है। और यानी इसको बना के आप स्टोर कर लें और जब दिल चाहे जब झटपट आप खीर बना लें। जैसे ही आपने बस ये दूध गर्म करने का रखा, दूध पे 1-2 बॉयल आ जाए, 3 बॉयल आ जाए बेसिकली, तो आपने डाल के इसको मिक्स करना है। मिक्स करना इतना, चावल क्योंकि पिसा हुआ है, चीनी क्योंकि पिसी हुई है, मतलब थोड़ी पिसी है, बहुत मोटी चीनी नहीं है, हर चीज़ पिसी हुई है, हर चीज़ बनी हुई है, एक साथ डालेंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी खीर। और ये हमारे गार्निश करेंगे इसको हम कोकोनट से, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं मोटे मोटे चॉप हुए हुए, इसमें ना काजू खीर मुझे पसंद है तो उसमें काजू ज़्यादा है, बादाम है, पिस्ते हैं, थोड़ा सा भी डाल देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए थोड़ा भी डाल देते हैं, मर्जी है, आप लोग आखिर में भी डाल सकते हैं। मैंने तो गार्निश में डालने थे, इस पर करवा लिए थे, ये हो गया। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि खीर मिक्स आप बना कर रख लें और जब भी आपका दिल चाहे आप खीर तैयार करें। बिल्कुल। और दूसरी रेसिपी की क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे आयशा? दूसरी में हमारे पास आधा किलो कीमा है, 1 कप दही है, थोड़े से ग्रीन चिलीज है और जिंजर है, जूलियन हुआ जो ऑन टॉप जाएगा। और बहुत सिंपल है, ब्लैक पेपर, ज़ीरा और सॉल्ट और गार्लिक। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं डलेगा, बहुत ज़्यादा हेवी मसाले नहीं डलते। बस ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे हम, उसके अंदर गार्लिक डालेंगे, कीमे को सॉटे करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और ग्रीन चिलीज डालेंगे, फिर दही डालेंगे, फिर बाकी की ग्रीन चिलीज डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, दम लगाएंगे। दम तो नहीं लगाएंगे, बस उसको तेज से भूनेंगे और भूनने के बाद ये रेडी हो जाएगा। बस इसको ना थोड़ा सा और बॉईल आना इसको बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये मैं 1 कप जो मैंने बना के रखा था, ये ना आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, तो आपको पैन पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम आहिस्ता 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 डालेंगे और उसको चलाते जाएंगे। ठीक है जनाब, ये डाल दिया आपने इसके अंदर। अच्छा, इसको चलाना है, तो चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये चावल सारे बैठ जाएंगे। खीर की बड़ी प्यारी सी मीठी मीठी खुशबू आना शुरू हो गई है हमारे किचन में, यहाँ पर फैल रही है खुशबू। बिल्कुल। और इसको ना बस ये रखिए गाढ़ा होना शुरू होगी, इसको बहुत ओवर कुक भी नहीं करना है, थोड़ा सा और करेंगे। खीर मुझे थोड़ी पतली ही पसंद है, फिर ये ठंडी होकर भी जमेगी। मैं यही सोच रही हूँ कि इसकी ज़रा काफ़ी पतली है इसकी कंसिस्टेंसी। नहीं, अभी थोड़ा सा और कुक होगी ना, थोड़ा सा और कुक होगी। कुछ लोग इसमें इस स्टेज पे कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं, जिनको जल्दी होती है थिक करने के लिए, समझ में नहीं आता, वो दूध दुलारी बन जाता है आपका। फिर दूध दुलारी होता है, फिर खीर और कस्टर्ड का जो मिक्स होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है, ये देखिए बॉयल भी आ गया, बॉयल आ गया। अच्छा था, ये खीर हमारी रेडी हो गई है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे, मज़ीद इसको नहीं कुक कर सकते। तो जनाब खीर हमारी तैयार हो चुकी थी, जिसको हमने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा है। और अब हम चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। आयशा बना रही है बीफ बिहारी कीमा। बीफ बिहारी नहीं, हरी मिर्च वाला कीमा बना रही हूँ। पैन में हमने लिया है कश्मीर कुकिंग ये ऑयल, लिया है 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, और ये डाल देंगे इसमें आप चॉप्ड 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाला है। ये डाल दें, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। इसको आपको पकड़ना पड़ेगा पैन को आज, ठीक है। ये किया, इसके बाद थोड़ा सा अभी से डाल देंगे। अच्छा, ग्रीन चिली जब भी यूज़ करें हाथ पे ऑयल लगा के यूज़ करें, नहीं तो किसी स्पून से डालें, ऐसे ना करें वरना होगा ये आपका जो वो है, हाथ से ना मिर्ची आती रहेगी, हाथ ही जलता रहेगा आपका ईद के दिन। इसके बाद थोड़ा सा चलाएंगे। और ये तेज़ वाली मिर्ची मुझे लग ये रही है, तेज़ वाली मिर्ची से तेज़ वाली भी डलती है, मिक्स डलती है, और वो मोटी वाली भी डलती है। पता नहीं इस्लामाबाद में इजीली क्यों नहीं मिलती वो मोटी वाली मिर्ची और कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता भी, अच्छा इस वक्त ना ऑयल गरम करें, गार्लिक डाल लें, ग्रीन चिली डालें, मीडियम ग्रीन चिली मिले वो भी डालें, और 4-5 कड़ी पत्ते भी अभी से डाल दें, ये हल्का 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 कलर आएगा। कड़ी पत्ता डालने से क्या फ़र्क आएगा इसके टेस्ट? खुशबू, जायका मज़ेदार। अच्छा, मेरी ना बीफ और मटन ना खाने की एक बड़ी वजह स्मेल भी है। नहीं, इसमें नहीं आएगी। अच्छा, ये ना मटन के कीमे से ही बनता है, ये मटन का ही कुटा हुआ कीमा है। मेरे पास बीफ का है इस वक्त, लेकिन मटन का जो कुटा हुआ कीमा होता है वो लोग डालते हैं वहाँ पे, जहाँ जिस जगह का मैं बता रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप चिकन से बनाना चाहे उससे भी बना लें।
दम का कीमा भी कुछ लोग बनाते हैं, मेरे अपने घर में तो दम का कीमा भी मेरे बनता घर में भी दम का कीमा ही बनता है। है। जिंजर भी डाल दिया। तो आपने कहा स्मेल वाली बात जब आपने बोल दी ना, और ऑल्दो मैं बीफ नहीं खाती, लेकिन आज आयशा ने मुझसे कहा था कि मैं ऐसा कीमा बनाऊंगी कि आपको खाना आपको ही मैंने पड़ेगा। बर्गर पैटीज भी, बीफ बर्गर भी खिला ही दिया था, याद हाँ। करें। अच्छा आप इसको चलाएं, मैं इसको डालती हूँ। चलें, कीमे की क्या क्वांटिटी ली है हमने? ये तकरीबन आधा किलो कीमा है, चर्बी वाला कीमा डलता है इसमें। ये थोड़ा ऑयली डिश है, जिनको अगर वो है तो आप बगैर चर्बी का लेना, चाहे बगैर चर्बी का ले लें, या फिर आप उधर ऑयल कम कर लें ताकि कीमा ड्राई ना हो। चर्बी वाले कीमा ही आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये मैं आपको ये बोलूँगी, बाकी आपकी मर्जी। आज अब अपने सहरी में भी ये ट्राई कर सकते हैं। एक तो फिर आपको ग्रीन चिली कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको अलग अलग करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स सहरी में स्पाइसी डिशेस बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। मुझे खुद एसिडिटी का बहुत मसला है। अच्छा। मैं खुद अवॉइड करती हूँ। अब मैं पराठों की काफ़ी शौकीन हूँ, लेकिन दो तीन दिन से मेरी भी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी पराठे अवॉइड कर रही हूँ। क्या खाती हैं आप सहरी में? मैं अंडा पराठा या फिर कोई अच्छा सालन बनाऊँ तो वो ले लेती हूँ, लेकिन आजकल बस सादी रोटी खा रही हूँ एसिडिटी की वजह से। अच्छा, मैं तो खाती हूँ वो क्या कहते हैं, चिया सीड्स और पानी कोई शरबत मिला के, या फिर वो दूध मुझसे नहीं पिया जाता, दूध दही। आज मैंने खाई है रोटी और निहारी खाई है। मेरे ख्याल से जब से रमज़ान शुरू हुआ, आज पहली बार ही आप बता रही हैं कि आपने इस तरह की सहरी में कोई चीज़ खाई है। नहीं, मैंने एक दिन, मैंने पहले रोज़ा ही था या दूसरा था जब मैंने सारी की है, पहला ही रोज़ा था जब मैं सहरी पे गई थी, तो मैंने आपको बताया था हमने पाए खाए थे। तो मैं भी खाती हूँ, पसंद है, लेकिन बहुत नहीं पसंद। अच्छा, मैं इस पर ना डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, या अभी से डाल दें, ठीक है। ब्लैक पेपर क्रश या फिर ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून अभी से डाल दें। शक हम नहीं सकते। सॉल्ट अभी से डाल देंगे। अंदाज़ा आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके मसाले पूरे हो। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम अब हम भूनेंगे। तेल हमारा सही से गर्म भी हो गया, मसाले भी हो गए। अच्छा, एक और मिथ आयशा मैंने आपसे पूछनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि मसाले हाथ से डालने चाहिए, हाथ से इसकी क्या लॉजिक है? ये लॉजिक तो नहीं पता। कहते कहते हैं कि हाथ का टेस्ट होता है, किसी के हाथ का टेस्ट या होता हाथ है। के मसाले डालें तो वो बिल्कुल कहती हूँ कि उसकी खाना जब क्वांटिटी सब बेहतरीन रहती है। खाना हो या कोई भी काम जब आप दिल से, पूरा दिल से करते हैं ना, एक एक चीज़ अपने से प्यार से, एक होता है बस आपकी ना खाना खाने में हमेशा एनर्जी लगन ही जाती मांगता है। है। खाने में आपकी एनर्जी चली जाती है। नेगेटिव होगी तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव। खुश होंगे तो खाना अच्छा बनेगा, नहीं होंगे तो खाना बस बन जाएगा, लेकिन वो कुछ मज़ेदार नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं मूड ना हो तो खाना बनाओ ना। हाँ, बिस्किट खा के गुजारा कर लें। वही बात है, हर काम कमिटमेंट मांगता है, तवज्जो मांगता है। डिवोशन, डेडिकेशन, इसको थोड़ा आप इसको हल्का हल्का चलाएंगे तो चलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ना अभी इसके अंदर, अच्छा दही को ना बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है आपने। 1 कप दही है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे। इसको आप ये देखें, बस ऐसे डालेंगे ताकि दही भी मोटा मोटा इसमें रहे, कुटे हुए कीमे वाला लुक आए। ठीक है, ये करके में आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको चूल्हा लेते, कीमा लगता है रायते के साथ ही अच्छा है। दम का कीमे के साथ भी रायता बनता है, इसके साथ भी रायता बनता है। रायता ना आपके 2 तरह के होते हैं, ग्रीन रायता, जीरा रायता, मिंट रायता। जो भी रायता आपको बनाना है वो बना लें। एक मिनट, चलेंगे इसको हमने किया को, अभी दही के साथ ये पकता रहेगा। इसमें किसी किस्म की क्रश चिली विली कुछ नहीं जाएगी, ये ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर में ही तैयार होगा। और मैं इसके अंदर मज़ीद ग्रीन चिली डालना चाह रही हूँ, हाथ लगा ही लिए मैंने एक्टिव, और थोड़ा सा जिंजर डालूंगी। बाकी हम ना प्लेट के ऊपर डालेंगे। ठीक है, तो जनाब कीमा यहाँ पे बन रहा है, खीर ठंडी होने रखी है, इफ्तार का वक्त भी होने वाला है। इंशाल्लाह कुछ देर बाद हम सब लोग ट्राई करेंगे। आज तो मैं भी बीफ ट्राई करने वाली हूँ। थोड़े से लेमन के स्लाइसेस या लेमन जूस आप अभी डाल दें खुशबू के, फिर इसको निकाल दीजिएगा बाद में। जी, तो कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आयशा बताइए। कीमा भुन गया है हमारा,
मैंने पहले ही कहा था इसको चर्बी वाला कीमा यूज़ करते हैं। अगर आपको लगे कि प्लेन कीमा यूज़ करना है आप प्लेन यूज़ कर लें, अगर आपको लगे कि आपने ऑयल कम करना है आप कम कर सकते हैं, लेकिन असल रेसिपी वो यही वाली है। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये। इसको हम करते हैं बंद, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। जब तक आप इसको डिश आउट कर देती हैं, मैं क्यों ना रोज पेटल से इस काउंटर को क्लीन कर देती हूँ। बिल्कुल अपने किचन को क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें, क्योंकि ऐसे ही किचन में काम करना भी अच्छा लगता है। और रोज़ पेटल है हमारे किचन का परफेक्ट पार्टनर, बेहतरीन एब्जॉर्प्शन क्वालिटी के साथ और हर तरह की पैकिंग में भी दस्तयाब है। कीमा भी बन चुका है और आयशा खीर भी हमारे पास आ चुकी है फ्रिज से, जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा था। अच्छा, इस कीमे को ना आपने जो है बेचीटा अगर मिल जाए उसके साथ, नहीं तो गार्लिक नान के साथ या जिसके भी साथ आप सर्व करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारा कीमा। ये अनियन रिंग्स आपने रखे हुए हैं? जी जी, मैं इसको लगाऊंगी इस पर। आप उधर करती मेरा हाथ मिर्चों वाला हुआ है, जस्ट इन केस उसमें लग जाए। ठीक है, ये हमारे पास लेमन आ गए, ये हमारे लेमन आ चुके हैं। और वहाँ स्टूडियो से भी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। हसनैन साहब जो हैं बेसब्री से कीमे का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी हम इफ्तारी के बाद, ये नमाज के बाद मगरिब की इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और ये इसकी जान। प्रेजेंटेशन तो बड़ी खूबसूरत की है। बस प्रेजेंटेशन के लिए ना हमने स्पेशल निशान बुलाया चाइना से, जो हमें प्रेप करके देता है। चले जी, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। हमेशा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बिल्कुल। चलें जी। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की डिशेस। क्या बनाया हमने आयशा? हमने बनाया हरी मिर्च कीमा और ईद वाली खीर। आज दोनों ईद स्पेशल रेसिपीज बनाई हैं। उम्मीद है आपको आज की डिशेस पसंद आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी ये बेहतरीन सी डिशेस खिलाएं। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दे इजाज़त। रमज़ान दस्तरखाने साहब से हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इफ्तार का वक्त भी करीब करीब है, लेकिन इफ्तार के वक्त से पहले हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि हमारे मॉर्निंग शो का तो हिस्सा होते हैं और आप उनसे अपने मसले मसाइल वज़ाइफ के हवाले से पूछते रहते हैं, अपने आने वाले दिनों के हवाले से पूछते रहते हैं कि आपका जो मुस्तकबिल है वो कैसा रहेगा। माजी की भी बातें आपको बताते रहते हैं और हफ्ते के हवाले से भी बातें बताते हैं। आज हम उनको एक डिफरेंट टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि गज़ल हमारी जो मईशत है ना, उसका दारोमदार पैसे के ऊपर होता है। और हमारी हर शख्स की आजकल कोशिश अनफॉर्चुनेटली यही है, दीनों दुनिया बिल्कुल साइड पर रखे कि पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, जॉब से कमाना है, बिजनेस से कमाना है, कहाँ से कमाना है। और आज हम हमारे साथ मौजूद बिला ताखिर में जाना चाहूँगा दाऊद जी के पास, जहाँ पे लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दाऊद जी। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी, स्ट्रेट अवे एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके हवाले से पूरा पाकिस्तान बड़ा, मतलब क्या कहते होते हैं, कंसर्न है। एग्जैक्टली कंसर्न है कि पैसा किस तरह से कमाया जाए। और स्पेशली आज मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वजीफे भी हैं कि जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। पानी की तरह पैसा है। आपने बड़े अहम मौजू के ऊपर जो है वो लफ्ज़राई का मौका दिया। याद रखिएगा कि पैसे का ताल्लुक जो है वो इंसान के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग अल्लाह ताला को राज़ी रखते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाते हैं, अल्लाह ताला उनको नेमतों से नवाजता है। बेशक, अगर एक तरीका है अल्लाह ताला से पैसे हासिल करने का, जिस तरह सदकात से, दुआओं से, जिक्र से, अज़कार से, माँ की दुआ, बाप की दुआ, बुजुर्गों की दुआ, इस तरह अल्लाह ताला से पैसे कमाने का, पैसे हासिल करने का, और ख़ासकर इस रमज़ान के महीने में बहुत ज़बरदस्त मुजरब तरीन अमलियात मौजूद हैं कि हम अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करके ढेरों पैसा कमा सकते हैं। मगर होता यह है कि अक्सर लोग जो है मुख्तलिफ वज़ाइफ और पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, मगर उनकी पढ़ाइयाँ कारगर नहीं होती, वज़ाइफ चलते नहीं हैं, वज़ाइफ में अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आती। तो होता यह है कि वो मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने इतने वज़ाइफ किए, इतनी पढ़ाइयाँ की, लेकिन हमारी पढ़ाइयाँ जो है वो काम नहीं करती और पैसा नहीं आता।
अक्सर लोग इस पे एक एहतियात नहीं करते कि पैसों की रुकावट दूर करने के अमल भी होते हैं। जिस तरह पैसे हासिल करने के अमल होते हैं, इस तरह रुकावटें दूर करने के लिए भी अमल होते हैं। इससे भी अक्सर बात ये होती है कि बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर नजर लगी होती है, नजर के बाद असरात है हसद और बुग़्ज़, हसद, कीना और जादू जिन्नात का भी असर होता है। तो लोग जो है धड़ाधड़ वज़ाइफ पे वज़ाइफ कर रहे होते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे होते। अब बात यह है कि सबसे पहले कि इंसान को चाहिए कि अपना ये चेक करे कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव असर तो नहीं है। जिस रवाज का बंदों पर सर पे दर्द होती है, कंधों पे वजन, दबाव और जादू की अलामात होती हैं। लेकिन मैं आप लोगों के प्रोग्राम की वसातत से एक बड़ा ही मुजर्रब तरीन अमल बताने लगा हूँ, जो कि पैसों से मुतल्लिक़ है और ख़ासकर रमज़ान के महीने में जो लोग ये अमल करेंगे वो ढेरों पैसा भी कमा सकते हैं। हम भी लिख लें दाऊद जी, और गजल भी लिख लें। जरूर हर बंदे को करना चाहिए। देखिए, हर बंदे को अल्लाह ताला की मदद और नुसरत की जरूरत होती है। मदद और नुसरत जब अल्लाह ताला की हो तो अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। मुईशत का मामला और पाकिस्तान के हालात हो, लेकिन देखिए बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जो माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला उसको अता करते हैं, जो अल्लाह ताला के आगे सरनगू रहते हैं अल्लाह उसको अता करते हैं। तो अल्लाह से लेने का तरीका अब ये है कि मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, खासकर रमज़ान के हवाले से, आखिरी अशरे के हवाले से भी मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं। लेकिन रोज़ा खुलने का वक्त हो और रोज़ा खोलने के वक्त अगर आप ये, मैं दुआ आप लोगों के वसातत से मैं वो अवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम वाकिना अज़ाबन्नार। ये दुआ पैसों से मुतल्लिक़ बड़ी ज़बरदस्त और मुजर्रब मानी जाती है। और जो लोग एक तस्बीह अफ्तार के वक्त या सहरी के वक्त पढ़ते हैं तो उनके ऊपर पैसों की बरसात हो सकती है और बड़ा अल्लाह ताला रास्ते खोल सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा ये एक ही दफा पढ़ना है या इफ्तार के वक्त एक ही दफा 100 टाइम? अच्छा, 100 टाइम पूरी तस्बीह, मतलब वो तस्बीह क्योंकि 33 वाली भी होती है, 66 वाली भी होती है ना जी, 100 टाइम पढ़ना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम वाकिना अज़ाबुन्नार। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों के वसातत से एक 3 दिन का जबरदस्त मुजर्रब अमल पैसों का भी बताने लगा हूं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो है जनाब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अमल दुनियावी कामों के लिए बड़ा ही मुजर्रब जाना जाता है। इसकी तादाद जो है वो 313 मरतबा, 505 मरतबा और 1100 मरतबा, ये 3 तादाद बहुत अहम होती हैं। और ये पढ़ना किस वक्त है? ये अमल सुबह के वक्त पढ़ा जाता है। सुबह के वक्त जारी बात है, सारा दिन बंदे ने अपने काम करने होते हैं, तो सुबह के वक्त पढ़े और फजर के वक्त पढ़ा जा सकता है। सुबह 10 बजे से पहले पहले इस अमल को कर लिया जाए। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। अच्छा, रिज़्क़ से मुतल्लिक़ एक और भी बड़ा मुजर्रब तरीन अमल माना जाता है, जो कि हमने बुजुर्गों से सुना है और बुजुर्गों के पास बैठते हैं, वो है जी तीसरे कलमे का अमल। यकीन जाने ये अमल बहुत ही मुजर्रब माना जाता है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इसकी तादाद भी बड़ी अहम होती है, बड़ी काउंट करती है। 119 मरतबा या 313 मरतबा की तादाद, मगर इसमें यह है कि आपका ध्यान पैसे की तरफ हो। अच्छा, बात बंदे जो मैंने बात पहले की थी कि वज़ाइफ में जो है वो क्यों नहीं लोगों के वज़ाइफ चलते। बेसिकली वज़ाइफ में 4 ध्यान चलते हैं। नंबर 1 ध्यान चलता है बताने वाले के ऊपर, एक ध्यान चलता है अल्लाह ताला के ऊपर, एक ध्यान चलता है जो आप पढ़ाई बता रहे हैं और एक पढ़ाई। 4 ध्यान अमली। ठीक, बताने वाले के ऊपर भरोसा, आपकी पढ़ाई के ऊपर भरोसा और पढ़ाई की मखलूक और जो आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ। अक्सर लोग तस्बीहात कर रहे होते हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, और उनका ध्यान कहीं बच्चों की तरफ जा रहा होता है, कहीं बाजार की तरफ जा रहा होता है, कहीं अक्सर फोन देख रहे होते हैं, कहीं बिल्कुल फोन से देख रहे होते हैं। तो जो पढ़ाई डिमांड है वो ये है कि आपका ध्यान और फोकस बहुत अहम होता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सच्चे दिल से आपने अमल करना है। बिल्कुल ऐसे ही। चले, पैसों का तो गजल बता दिया, जो बात आप मुझसे पूछी थी अब इनसे भी पूछने कर्जे के हवाले से। एग्जैक्टली, कर्जे के हवाले से बताइएगा। एग्जैक्टली दाऊद जी बताइएगा। हाँ, जो लोग कर्ज में डूबे होते हैं उनके हवाले से कोई खास वजीफा बताइएगा, कोई खास वक्त बताइएगा जिसमें वो अमल कर सकते हो। देखिए, तहज्जुद का वक्त बड़ा ही अहम है। एक खास वजीफा मैं आप लोगों के प्रोग्राम में बताने लगा हूँ। बड़ी दुनिया को उसका फायदा हुआ है और जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर पैसों की बरसात हो गई है। अच्छा, ये अमल है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये क्या मुजर्रब तरीन अमल है। 100 टाइम पढ़ना है आप लोगों ने।
और अगर आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो फजर से पहले अगर पढ़ लें, तहज्जुद का वक्त इसके लिए बहुत अहम होता है। 40 दिन का मुजर्रब तरीन ये अमल है। जिन लोगों के कर्जे के मामलात हैं, पैसों के इश्यूज हैं, जॉब नहीं लग रही, तो वो लोग ये अमल करने के बाद अपनी जिंदगी में बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां देखते हैं, पैसे की फरावानी होती है। अमल मैं फिर बता देता हूँ, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बड़ा ही अच्छा दाऊद जी, एक छोटा सा करेक्शन कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये अमल पढ़ा है और हदीस की किताबों में भी है, लेकिन इसमें अस्तगफिरुल्लाह भी साथ ऐड है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये अगर 100 दफा पढ़ें तो आपके कर्ज के मसाइल भी और पैसे के मसाइल दोनों हल हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मगर एक और अमल भी इसके साथ अकाउंट है कि अगर आप इसके साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द कर लें, वो भी पैसों से मुतल्लिका, खासकर कर्ज से मुतल्लिका, मगर तादाद उसकी 505 मरतबा और 11 दिन का अमल करना है। लेकिन इसके साथ एक और अमल, जो लोग, जिन लोगों के पैसे फंसे होते हैं, पैसे निकलते नहीं है और पैसों की परेशानी होती है, वो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, इसका विर्द 313 की तादाद में करें। यकीन जाने इससे भी मैंने बड़ी दुनिया के हालात बदलते हुए देखे हैं। बात यही है कि जिसने जो अमल करना है उसमें अल्लाह के ऊपर भरोसा, अमल के ऊपर भरोसा, बताने वाले पे भरोसा। और दाऊद जी, कोई दिन में भी अमल हो सकता है कर्ज वालों के लिए? तहज्जुद के अलावा कोई दिन में भी अमल कर सकते हैं? देखिए, दिन में जरूर अमल होते हैं। दिन में आप असर की नमाज के बाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 313 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आप पैसों की नियत करके ये अमल कर सकते हैं असर की नमाज। ठीक हो गया दाऊद जी, आपने ये दिन का अमल भी बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह गाय वगैरह को अब रमज़ान में भी तंग करते रहेंगे और इस तरह के वज़ाइफ आपसे पूछते रहेंगे। दाऊद जी का एक बार फिर शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के दौरान आप भी इफ्तार एंजॉय कीजिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में इफ्तार का वक्त हो जाता है। स्टे विद अस। जी फजल और हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौथम रमज़ान दस्तरखान इंसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा फातिमा। तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, मरहबा और इसी तरह से कश्मीर कुकिंग ऑयल, रोज़ पेटल ज़ूप और लाइफ बॉय के ताउन से हम आपके लिए लाए हैं रमज़ान दस्तरखान इंसाफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो अपने किचन से हम आपको दिखाते हैं मज़े मज़े के खाने जो आप अपने सहर इफ्तार में ट्राई कर सकती हैं। और शेफ़ आयशा हमारे साथ मौजूद होंगी हमेशा की तरह, तो उनकी जानिब चलते हैं और पूछते हैं कि आज रमज़ान दस्तरखान इंसाफ में क्या बनने जा रहा है। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कैसा गुजर है रोज़ा? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। आज क्या बनने जा रहा है किचन में? आज हमेशा की तरह 2 रेसिपीज़ हैं। एक हमारे हैं हनी मस्टर्ड विंग्स बनाएंगे और एक हमारा है स्ट्रॉबेरी कोलाडा। और हनी मस्टर्ड विंग्स को हम फ्राई करेंगे, ठीक है, थोड़ा मेरिनेशन के बाद, और हनी मस्टर्ड सॉस बनाएंगे और फिर उसमें टॉस करेंगे। आप हम साइड भी सर्व कर सकते हैं। ओके, चलें हम फिर अपनी पहली रेसिपी से स्टार्ट करते हैं, विंग्स से। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने लिए हैं 1/2 kg स्किन वाले विंग्स ले लें आप, और उसके ना ये ड्रमलेट, वो कट अलग करवा लें। ड्रमलेट होता है ऊपर वाला पीस और नीचे से जो विंग का पार्ट होता है उसको विंगलेट कहते हैं। उसको आप करवा लें, अलग अलग कट करा लें और उसको वॉश करके, जैसे इस पर आपको लग रहा होगा हल्का फुल्का कुछ लगा हुआ, उसमें आपने ना विनेगर और ठंडा पानी डाल के छोड़ना है आधे घंटे के लिए, अंदर से दूसरी रहेंगी, ड्राई नहीं रहेंगी, ठीक है। ये करके इसको थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयशा, अगर चिकन अंदर से ड्राई हो ना तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एक्चुअली वो ड्राई होता है ना, उसका टेक्सचर तो वो रहता ही नहीं है, और टेक्सचर के अलावा वो जितना ड्राई होगा वो उतना उसका फ्लेवर ख़त्म होता जाएगा। अब इसके अंदर ना हम करेंगे बड़ी बेसिक सी मैरिनेशन। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट 1/2 टीस्पून डालेंगे, विंग्स हमारे पास कम है, ठीक है। ब्लैक पेपर आ गया, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसमें विनेगर डाला था ना, तो विनेगर से 2 चीज़ होती है, एक तो ये जूसी रहते हैं, दूसरा ये कि इसकी जो चिकन की स्मेल होती है वो अपने अंदर से ख़त्म कर देता है। अच्छा, अच्छा, ये भी कुछ लोगों को ना विनेगर का टेस्ट या उसकी स्मेल पसंद नहीं होती, पसंद नहीं, ऑल्टरनेट क्या होता है? नहीं, विनेगर को आपने डाल के फिर वॉश कर रहे हैं ना तो निकल जाएगी, ठीक है। उसको ऑल्टरनेट ये है कि आप लेमन जूस डाल दें। हाँ, अच्छा, ये मैंने इसमें थोड़ा पेपरिका डाला है, मैं तो थोड़ा सा ना, ठीक है, कर देंगे, ठीक है। ये करके और इसके अंदर याद है ड्राई रब बनाना सिखाया था। इससे पहले एपिसोड में हमने ड्राई रब फर्स्ट एपिसोड में
और देखें आप उसका यूज़ साथ साथ हो ही रहा है। हाँ। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ये हो गया। ग्लव्स ज़ाहिरा है तो बात आप है। ग्लव्स पहने, हाथ साफ है तो आप वो कर लें, और उसको ना खाली आपने ना मिक्स करके इसको आधे एक घंटे के लिए छोड़ दें। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो हम उतनी देर बना लेते हैं हनी मस्टर्ड सॉस। ठीक है, जितनी देर ये मैरिनेट होगा उतनी देर हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, हनी मस्टर्ड सॉस के लिए हमारे पास है ये मेयो बेस सॉस है। 1 कप मेयोनीज़ लिया है, ठीक है, 1 कप मेयोनीज़ लिया है। इसके अंदर आप डालें 1 और ये फिर तकरीबन 2 टेबल स्पून मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद आप ले लें पेपरिका आ गया। स्मोक पेपरिका लें, स्वीट पेपरिका लें, सब टू यू, जो इजीली अवेलेबल हो। 1 टीस्पून डाल दें। ठीक है, जो भी इजीली मार्केट में सॉल्ट अवेलेबल हो हल्का सा डाल आप दें, यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसमें है। भी सॉल्ट जाएगा। ठीक है जी। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छा सा, और ये हमारा हनी मस्टर्ड सॉस रेडी हो जाएगा। ये जो हमने मैदा बनाया था ना, इसको आप इसके अंदर डालेंगे। जो आपने मैदे में कोई भी स्पाइसेस अपनी मर्जी के डालें, चिकन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर वगैरह, ठीक है। चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर, सॉल्ट आपको जो आपको पसंद हो, पार्सले, अपने हिसाब से इसको। पेपरिका, ठीक है। मैंने इसमें क्या डाला है, ब्लैक पेपर रखा है, सॉल्ट रखा है, चिकन पाउडर रखा है। मैं इसको कोट कर रही हूँ और आपको फ्राई करके दिखाते हैं। अब आयशा करने लगी हैं फ्राई, और हमने इस्तेमाल किया है कश्मीर कुकिंग ऑयल का। और जब तक आयशा फ्राई करती हैं, कश्मीर ये जो कुकिंग मैस है ऑयल को मैंने clean इसके अंदर कर डाला देती है। हमेशा की तरह एक्सेस इसका रिमूव करेंगे। ये देखिए, एक्सेस रिमूव करेंगे इसका। क्योंकि किचन में काम करने के साथ साथ मैस को साथ साथ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ पेटल का सोप टिशू। हमने इस्तेमाल किया है कश्मीर कुकिंग ऑयल। खानों को देता है बेहतरीन कलर और जायका। बिल्कुल, कलर तो इसमें बहुत अच्छा दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये ड्रमलेट है रिदा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज़ अ ड्रमलेट। यस, ये जो है, और इसका जो विंग, मुझे ड्रमलेट ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे भी ड्रमलेट पसंद है। हाँ। हाँ जी आयशा, आप क्या करने लगी देखिए, हैं? ये फ्राई होके निकल गई बड़े अच्छे क्रिस्पी से। इसको बस हम इसमें टॉस करेंगे। कुछ ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ को हम हनी मस्टर्ड के साथ टॉस करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट बल्कि वहाँ ले जाते हैं। अब इसको सर्व करेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 17 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिदून, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफ़लत में मुँह मोड़े हुए हैं। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर, कि अल्लाह को मज़बूत थाम लो, वही तुम्हारा मालिक है और कितना ही खूब मालिक है और कितना ही अच्छा मददगार है। पारे के आगाज़ में लोगों की गफलत और बेखबरी का तज़किरा, और पारे के इख्तिताम पे अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत बनाने का तज़किरा मेरे और आपके लिए ये पैगाम रखता है कि पहले ख़ुद दीन की अज़मत को पहचानो, अमल करो, फिर हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, इखलास के साथ, दर्द के साथ, दुआ और तड़प के साथ मैदान अमल में निकलो। लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए निकलो। अंबिया किराम की दावत को आम करने के लिए निकलो। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि किस किस चीज़ की तरफ दावत को आम करना है। पहली चीज़ जिसकी दावत पेश करनी है, अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने की दावत। सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, कि हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, फ़ीहि ज़िक्रुकुम, उसमें तुम्हारा ज़िक्र है, अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो। तो इस किताब में अपना ज़िक्र तलाश कीजिए कि मेरा ज़िक्र कहाँ पे है। फ़ीहि ज़िक्रुकुम, आज अगर किसी अखबार के टुकड़े पे मेरा और आपका नाम आ जाए तो सारी ज़िंदगी उसे संभाल के रखते हैं, और अगर ख़बर मिले कि फ़लाँ अखबार में आपका नाम आया है तो हम सारी अखबार उसके लिए पढ़ लेते हैं कि मेरा नाम कहाँ लिखा है। तो इस कुरान मजीद को पढ़िए,
इसमें देखिए कि मेरा और आपका जिक्र, मेरा और आपका तज़किरा कहाँ है। अहले ईमान की सफ़ में है, अल्लाह ना करे कहीं मुनाफिकीन और कुफ़ार की सफ़ में तो नहीं है। अहले ईमान में फिर हमारा तज़किरा क्या अस्हाबुल यमीन में है, अस्हाबुल शिमाल में है, या अस्साबिकून अल-अव्वलून में है? तो हमारा तज़किरा किन लोगों में है? आइए कुरान मजीद में अपना नाम तलाश कीजिए, अपना तज़किरा तलाश कीजिए। और दूसरी दावत पेश करनी है अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तस्बीहात बयान करने की दावत। सूरह अंबिया की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं युसब्बिहून अल-लैला वन-नहार ला यफ्तुरून, कि वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और इसमें सुस्ती नहीं करते। और सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 में फरमाया अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, कि याद कीजिए यूनुस अलैहिस्सलाम को कि जब मछली के पेट में थे तो उस वक्त भी अपने रब को उन्होंने याद किया, अपने रब की बड़ाई बयान की है। आज हम जितनी मर्जी तकलीफ़ों में हों, मछली के पेट में तो नहीं होते ना, तो उस तकलीफ़ में हम जब अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह हमारी तकलीफ़ को दूर करने वाला है। और तीसरी दावत अल्लाह की तौहीद की दावत पेश कीजिए। सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, कि अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा भी कोई इलाह और माबूद होते लफ़सदता, तो ज़मीन व आसमान फसाद इनमें बपा हो जाता। फ़सुब्हान अल्लाह रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून, अल्लाह जो अर्श का मालिक है उन चीज़ों से पाक है जो वो बयान करते हैं। अल्लाह के साथ जो वो शरीक करते हैं, अल्लाह ताला हर किस्म के शरीक से पाक है। और चौथी दावत इबादत खुदावंदी की दावत दीजिए, अल्लाह की बंदगी की दावत दीजिए। दिन रात अल्लाह की बंदगी, घर में है तो फिर भी अल्लाह की बंदगी, मस्जिद में है तो फिर भी अल्लाह की बंदगी, बाज़ार में है, मकतब में है, किसी जगह पे भी हैं, इंसान अल्लाह का बंदा है और इसका काम अल्लाह की बंदगी करना है। सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, कि आपसे पहले जितने भी हमने रसूल भेजे हैं हमने उनकी तरफ यही वही की है इन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई क़याम के, कोई रुकू के, कोई सजदे के, कोई नज़र व नियाज के लायक नहीं है। फ़अबुदून, तुम मेरी ही बंदगी करो, तुम मेरी ही इबादत करते रहो। और पांचवी दावत आखिरत की फ़िक्र की दावत पेश कीजिए। सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी की हकीकत बयान करते हुए फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। व नबलूकुम बिशर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे बुराई और भलाई के साथ, बतौर आजमाइश, बतौर फितना तुम इसमें मुब्तला होगे। और फिर तुम्हारा रवैया क्या होता है, तुम्हारा किरदार क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा इम्तिहान होगा। व इलैना तुरजाऊन, और फिर तुम्हें हमारी तरफ लुटाया जाएगा। फिर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम मर जाओगे, फिर दोबारा ज़िंदा करके हमारे सामने पेश किए जाओगे। और छठी दावत नमाज की पाबंदी की दावत दीजिए, कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा नमाज की पाबंदी करने वाले, नमाज की हिफाजत करने वाले, और आपके घर वाले भी सबसे ज़्यादा नमाज का अहतमाम करने वाले, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी अपने पैगम्बर को हुक्म दिया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि पैगम्बर आप अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी उस पर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए। और सूरह अंबिया की आयत नंबर 73 में इस पारे में फरमाया व औहैना इलैहिम फ़अल खैराति व इक़ामस्सलाति व ईताइज़ ज़का, कि हमने वही की है तमाम रसूलों की तरफ, आपसे पहले जो रसूल भेजे उनकी तरफ, कि नेकी का काम करने की दावत दें, नमाज के क़याम और ज़कात की अदायगी की दावत दें। वकानू लना आबिदीन, और वो हमारी इबादत करने वाले, हमारी बंदगी करने वाले थे, हमारे बंदे थे।